सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। जैसे कि मेरे द्वारा कहा गया था कि हम ज्योग्राफी के मध्य में फिजिक्स को जगह देंगे, और इस कड़ी में आज मैं साइंस में प्रथम खंड की शुरुआत करने की घोषणा करता हूं। क्योंकि जो पीसीएस का पैटर्न है, उस पैटर्न के अनुरूप यदि हम देखते हैं तो पाते हैं कि 10 नंबर का फिजिक्स, 10 नंबर का केमिस्ट्री और 10 नंबर का बायोलॉजी परीक्षा के दृष्टिकोण से अपनी महत्ता रखता है। और साइंस के बिना किसी भी परीक्षा को कंप्लीट कर पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि किसी भी परीक्षा में यदि जीएस का खंड आता है तो वहां विज्ञान की अपनी भूमिका है। उस कड़ी में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट बायोलॉजी और फिजिक्स है। मैंने फिजिक्स को इसलिए चुना कि फिजिक्स छोटा सा खंड है, वैसे है तो बहुत बड़ा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से यदि हम भौतिकी को पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से हमें 5 खंडों का अध्ययन करना पड़ता है। जैसे आपके समक्ष मैं एक पीपीटी लाता हूं, इस पीपीटी के माध्यम से थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा ऐसे कौन से 5 खंड हैं जिनका हमें अध्ययन करना चाहिए। सिलेबस में पहले ही लिखवा दिए हैं कि इसकी महत्ता 10 नंबर की है। और साइंस में सबसे जो खास बात है वह यह है कि याद करने से अधिक समझने पर बल देना पड़ता है। क्योंकि यदि आपने विषय वस्तु को ठीक से कंसेप्ट के साथ समझ लिया है तो मान के चलिए कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, कैसा भी अप्लाइड क्वेश्चन आएगा, तो आप उसको बना पाने की स्थिति में होंगे। यहाँ ज्योग्राफी या इतिहास की तरह याद करने लायक बहुत सारे तथ्य नहीं है। अधिकांश तथ्य प्रूव करने के लायक हैं, सत्यापन के योग्य तथ्य हैं जिसको सत्यापित किया जा सकता है। और अप्लाइड से सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं। आपने जब 9th और 10th कक्षा में विज्ञान पढ़ा होगा तो वहां आपने परिभाषा और प्रश्नोत्तर वाले विज्ञान को देखा, लेकिन यदि किसी ने +2 में साइंस रखा होगा तो वहां न्यूमेरिकल्स की महत्ता बढ़ जाती है। लेकिन जब हम प्रतियोगी परीक्षा की बात करते हैं तो वहां पर एप्लीकेशन की महत्ता बढ़ जाती है। साइंस में किसी सिद्धांत के बेसिस पर जो क्वेश्चन आते हैं, अप्लाइड क्वेश्चन, उसके पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। ऐसा नहीं होगा कि आपसे न्यूटन के नियमों की परिभाषा पूछी जाएगी, बल्कि यह हो सकता है कि 4 विकल्प देकर यह पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा एक न्यूटन के 3rd लॉ पर आधारित है। तो अप्लाइड से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। सबसे पहले आप लिखेंगे भौतिकी की रणनीति कॉपी में, फिजिक्स की रणनीति सबसे पहले। आज हम यहीं से शुरुआत करेंगे, फिजिक्स की रणनीति। रणनीति रणनीति से कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि इसकी रणनीति क्या है तो इसमें 5 ही चैप्टर, लेकिन इसमें जो प्रश्न का लेवल है वो कुछ इस तरह का आता है। यदि केवल किसी ने +2 किया हो ठीक से, लेकिन कॉम्पिटिटिव क्लास की को कहीं से ना लिया हो या उस स्तर का ना पढ़ा हो, तो 10वीं स्तर के क्वेश्चन को बना पाने में भी दिक्कत होगी। ऐसे प्रश्न यहां से बनते हैं, बिल्कुल अप्लाइड क्वेश्चन बनते हैं। एक खास तरह का ट्रेंड है साइंस में, उस ट्रेंड को फॉलो करना पड़ता है। एक बार देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या बातें महत्वपूर्ण हो सकती हैं। शुरुआत किया जाए। सबसे पहले यदि हम देखें तो जो हमारा सिलेबस है वो 10 अंकों का है। 10 प्रश्न यहां से आने की संभावना होती है अकेले फिजिक्स से। सबसे जो पहला चैप्टर है सामान्य भौतिकी का हिस्सा है, उसमें आप देखिएगा कि हमें सबसे पहले मात्रक और मापन को समझना पड़ता है, यूनिट्स एंड डायमेंशन को समझना पड़ता है। अब इसमें क्या पढ़ना है? तो इसमें प्रकार पढ़ना है, कुछ मुख्य मात्रक को पढ़ना है, उनके डायमेंशन को पढ़ना है। जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं होगा वो डायमेंशन नहीं जानते होंगे, जिन्होंने +2 में साइंस पढ़ा होगा वे डायमेंशन को जानते होंगे। डायमेंशन बहुत आसान होता है, बता देंगे, 7 मात्रकों पर बेस्ड है। हमें इसमें क्या करना होता है? खगोलीय मात्रक को पढ़ना पड़ता है। कुछ विशेष जो इसमें तथ्य है, जैसे फैदम है, समुद्री गहराई को फैदम से मापते हैं, उसको पढ़ना पड़ता है। हवाई जहाज की जो स्पीड होती है उसको मैक नंबर से मापते हैं, उसको पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ कुछ विशेष तथ्य इसमें जुड़ते चले जाते हैं, जिसको भी हम आगे इस कड़ी में देखते रहेंगे। तो सबसे जो पहला टॉपिक है वो है मात्रक और मापन। उसके बाद है यांत्रिकी, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में आप देखिएगा न्यूटन के नियमों को पढ़ते हैं, तीनों लॉज को पढ़ते हैं, गैलीलियो के जड़त्व के नियम को देखते हैं, उसके बल पर अप्लाइड को देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति नाव से कूद जाता है तो नाव पीछे क्यों हट जाता है, यह न्यूटन के 3rd लॉ का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है,
जड़त्व के भी कई उदाहरण हो सकते हैं। जैसे आप देखिएगा कि एक ग्लास के ऊपर में एक कागज का कूट रख दिया गया, उस पर एक सिक्का है, तो कूट को बहुत तेजी से प्रेस किया जाए ऐसे उंगली से, तो कूट उड़ जाएगा और सिक्का कागज में आके सिक्का पानी में आके गिरेगा। ठीक है, जबकि सिक्के को उस कूट के साथ चला जाना चाहिए था उस तरफ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं वो कहीं ना कहीं इसी खंड से आते हैं, उस पर अप्लाइड क्वेश्चन पूछा जाता है। फोर्स एक चैप्टर है, बल, बल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण से निश्चित तौर पर हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, फिक्स टॉपिक है। घर्षण से क्वेश्चन आता है, कार्य और ऊर्जा से क्वेश्चन आता है, और पदार्थ की यांत्रिक गुणों से प्रश्न आता है। तो इन खंडों को यदि आप आत्मसात कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि इस पोर्शन में आपकी तैयारी पूरी हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो साइंस में है वो ये है कि विज्ञान में जो +2 के साइंस का स्तर है, जो IIT के विज्ञान का स्तर है, अथवा जो 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षाओं के विज्ञान का स्तर है, वो स्तर एक अलग टाइप का स्तर है, वो कंसेप्ट डेवलपमेंट का स्तर है। लेकिन अब यदि उतना विस्तार से पढ़ाया जाए तो यह संभव भी नहीं होगा। तो प्रतियोगी परीक्षा की क्लास में रणनीति ये होती है, अप्लाइड पर अधिक फोकस किया जाए और कंसेप्ट को साथ साथ बिल्ड किया जाए। यही एक तरीका बचता है, और इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी मैच्योरिटी बना लेते हैं प्रश्नों में, और फिर जवाब देना आसान हो जाता है। वो हम साथ साथ करते रहेंगे। डिस्कस ज्यादा होगा इस क्लास में, लिखाएंगे कम, क्योंकि छोटा सा खंड है। हम चैप्टर 2 में चलेंगे, तरंग में चलेंगे। अब उम्मीद करते हैं कि सबको दिख भी रहा होगा, ना दिखे तो आप लोग बता देंगे। तरंग में चलिए। अब तरंग संचरण क्या होता है, ध्वनि क्या है, ध्वनि से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्वनि से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन, अनुनाद से क्वेश्चन आता है, तरंग दैर्ध्य से क्वेश्चन आता है, आवृत्ति से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस सब को ध्यान रखिएगा, ये सब पढ़ेंगे आगे। ध्वनि की विशेषताओं से क्वेश्चन आता है, और ध्वनि के जो गुण हैं, 3 गुण है ध्वनि के मुख्य रूप से, उस तीनों से क्वेश्चन आता है। जैसे गुणता, तारत्व, इस सब से क्वेश्चन आता है। इस सब का अध्ययन हम तरंगों में कर लेंगे। उसके बाद जो एक खंड है वो है लाइट, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, हिंदी में प्रकाशिकी कहते हैं। अब ऑप्टिक्स में क्या सब इंपॉर्टेंट है, तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह विशेष ऊर्जा जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है, उसको प्रकाश कहते हैं। प्रकाश की प्रकृति कैसी है, उसमें आप देखिएगा अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य के बीच का जो अंतर है वो देखते हैं कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। निर्वात में इसका स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना भी होती है, पोलराइजेशन इसको आप कहते हैं। विवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो इस सब को हम इसमें देखेंगे। परावर्तन अपवर्तन हो गया। अब इसके बाद है प्रकाश का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मृग मरीचिका पूछा जाता है परीक्षा में, आउट क्वेश्चन है। रेगिस्तान के बारे में वही पूछा जाता है कि रेगिस्तान में मृग मरीचिका क्यों दिखती है। हीरा का जो क्रांतिक कोण है 24.4 डिग्री क्यों होता है, ये पूछा जाता है। TER के बारे में और भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस सब को देख लीजिएगा। एक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, 10वीं क्लास में आप सभी ने पढ़ा है, वाइवग्योर, बायजानी पिनाला का सिद्धांत। बैगनी, जामुनी, हरा, नीला, पीला, नारंगी जो भी है, उसको 7 वर्णों को यहां पर देखेंगे प्रिज्म से कैसे अलग करते हैं। उसके बेसिस पर जो क्वेश्चन आता है उसको देखेंगे। कलर जो होते हैं प्रकाश में, 7 रंग जो मुख्य रूप से, उसमें जो बेसिक कलर है, प्राइमरी कलर है, ठीक है, लाल, हरा, नीला, और जो द्वितीयक रंग है पीला, मैजेंटा, सियान, उसको भी देखेंगे। सब मिला के श्वेत बनता है, उसको भी देखेंगे। वैसे ध्यान रखिएगा प्रकाश में अनंत रंग होते हैं, 7 रंग ही नहीं होते हैं। प्रकाश में इन्फिनिटिव कलर्स होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 7 क्या होता है, दिखता है। तो 7 विजुअल कलर्स हैं प्रकाश में, उसको भी हम आगे RMIVUXY के फॉर्मूला से देखेंगे। तो ये सब बातें इसमें महत्ता रखती है। लेंस को देखेंगे, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तलोत्तल, अवतलोत्तल, बेलनाकार लेंस, इस सब को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक है इसमें विवर्तन, जिसकी चर्चा मेरे द्वारा की गई है। विवर्तन को देखा जाएगा। विवर्तन के बाद एक टॉपिक है ध्रुवन, पोलराइजेशन, और एक है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। रेले का सिद्धांत पढ़ेंगे यहां पर, जो महत्वपूर्ण है। इन्हीं सब से क्वेश्चन बनता है, और थोड़ा सा ठीक से पढ़ लीजिएगा तो फिजिक्स में कभी गलती नहीं होगी। अमन के प्रभाव को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, प्रकाश खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा चैप्टर ऑप्टिक्स ही है इसमें।
अब हम चलते हैं उष्मा और उष्मा गतिकी में, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में चलेंगे। ताप और तापमान और उष्मा के बीच जो अंतर है उसको पढ़ेंगे। तो बता सकते हैं आप में से सब वीडियो मोड में रहें एक बार, तभी अपना वीडियो ऑन कर लें एवरीबॉडी। कोई बता सकते हैं कि ताप क्या है और उष्मा क्या है? कोई फर्क है कि दोनों समान पद हैं? दोनों टर्म में कोई अंतर हो तो बताएंगे। कौन बता सकते हैं? सुनने में समान लगता है लेकिन समान है नहीं। उष्मा और ताप में बहुत फर्क है। आप लोग सोच के बताइए। उष्मा एक ऊर्जा है, ताप एक अवस्थिति है, ध्यान रखिएगा। उष्मा जब ऊर्जा है तो सब कुछ अलग हो जाएगा, डायमेंशन अलग हो जाएंगे, मात्रक अलग होगा। लेकिन ताप क्या है? एक अवस्थिति है। उष्मा कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, लेकिन ताप निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। जैसे तापमान देखेंगे -23 डिग्री, 0 डिग्री, 25 डिग्री, तीनों हो सकता है। आगे चलकर इसको देखेंगे, इस सब की चर्चा यही करेंगे। ताप मापन को देखेंगे और हीट ट्रांसफर यानी उष्मा के स्थानांतरण को देखेंगे। लॉस्ट, जो उष्मा लॉस होती है लास्ट में एनर्जी के रूप में, देखिएगा उसके सिद्धांत को भी यहां हम देखेंगे, जो काफी महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ तथ्य ऐसे भी हैं उष्मा से जुड़े हुए जिन्हें याद करने का महत्व है। खास करके जो ट्रांसफर करते हैं C-0/100, जो एक पद्धति से सेल्सियस से जो सेल्सियस से अलग अलग जो मात्रक हैं, पद्धति है, उसमें हम उसको बदलते हैं। तो उसको भी देखेंगे आगे चले। जैसे केल्विन में चेंज कर देंगे सेल्सियस को तो कितना होगा, फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो कितना होगा, र्यूमर में चेंज करेंगे तो कितना होगा। इस सब के फॉर्मूला को भी यहाँ देखा जाएगा। अब पांचवा और लास्ट है विद्युत और चुंबकत्व, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। तो इसमें आवेश और चुंबकत्व को ठीक से देख लेंगे तो काम चल जाएगा। इसी में विद्युत धारा को देख लेंगे, इसी में हम देख लेंगे कैपेसिटेंस को देख लेंगे, इसी में चुंबकीय फ्लक्स को देख लेंगे, मैग्नेट के सिद्धांत को देख लेंगे, और वहां से जो संभावित प्रश्न आते हैं उसको एक साथ इसमें देख लेंगे। तो इस प्रकार जो आपका सिलेबस है इसको आप लिख सकते हैं। मैं दोबारा से एक बार स्लाइड नीचे कर देता हूं, अभी के अभी लिख लीजिए। मैं रुकता हूं, यहां से लिखिए सामान्य भौतिकी से, पॉइंट वाइज करके ऐसे ही लिख देंगे इसको। आपके पास 3 मिनट का समय है, स्पीडली कर लेंगे। ये स्लाइड ऊपर कर देंगे इसके बाद।
चैप्टर्स की संख्या कुल 5 है, 5 तक नोट कर लीजिए सभी। सबने नोट कर लिया होगा। 5 चैप्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, और इसके साथ जब हम अन्य बातों को पढ़ेंगे तो वहां स्पेशल नोट्स लिखवा देंगे, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में। उसको साथ साथ लिखते रहेंगे। चैप्टर में कंसेप्ट पर अधिक जोर रहेगा, अप्लाइड्स पर अधिक जोर रहेगा, और जो वन लिनियर क्वेश्चन आते हैं उसको हम लास्ट में देखेंगे। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि विज्ञान की इस शाखा में भौतिकी का क्या योगदान है। सबसे पहले साइंस की कोई परिभाषा बता सके तो आप में से बता दें मुझे कि विज्ञान किसे कह सकते हैं। बचपन में सबने पढ़ा होगा। कोई भी? ये तो हमने 5वीं क्लास में पढ़ा था। ऊपर वाले क्लास में क्या पढ़ा था आपने? ठीक है, लिख देते हैं। लिखिए, विज्ञान और तीर का चिन्ह दीजिए, लिख लीजिए। थोड़ा सा एक अच्छा डिफिनेशन लिख लेते हैं, कभी कोई पूछ ही दे तो याद तो रहना चाहिए। लिखिए, प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर क्रमबद्ध एवं सूचीबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्रयोगों के आधार पर क्रमबद्ध एवं सूचीबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध एवं सूचीबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की 3 मुख्य शाखाएं हैं। विज्ञान की 3 मुख्य शाखाएं हैं। भौतिकी, रसायन, रसायन शास्त्र, और तीसरा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। विज्ञान की 3 मुख्य शाखाएं हैं। भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। यहां से भी 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स के आते हैं। यहां से भी 10 और यहां से भी 10, तीनों का वेटेज बराबर का रहता है। इसमें सबसे बड़ा और विस्तृत है जीव विज्ञान, सबसे छोटा है भौतिकी, और मध्य में कहीं है रसायन शास्त्र। ठीक है, अब हम फिजिक्स में हैं, तो इसके बाद लिखिए भौतिकी या भौतिक विज्ञान और तीर का चिन्ह। भौतिक विज्ञान और तीर का चिन्ह। तीर का चिन्ह लिखिए, विज्ञान की वह विशेष शाखा जिसमें, विज्ञान की वह विशेष शाखा जिसमें, जिसमें हम, विज्ञान की वह विशेष शाखा जिसमें हम प्रकृति में होने वाले, जिसमें हम प्रकृति में होने वाले विविध भौतिक घटनाओं की, प्रकृति में होने वाले विविध भौतिक घटनाओं की व्याख्या
भौतिक घटनाओं की व्याख्या व्याख्या कुछ संकल्पनाओं और नियमों के द्वारा करने का प्रयास करते हैं। कुछ संकल्पनाओं और नियमों के द्वारा करने का प्रयास करते हैं। कुछ संकल्पनाओं और नियमों के द्वारा करने का प्रयास करते हैं भौतिकी कहलाता है। भौतिकी कहलाता है। भौतिकी कहलाता है। भौतिकी कहलाता है। अब इसको समझते हैं। सामान्य तौर पर यदि कोई पूछे कि फिजिक्स क्या है, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है कि सेब पेड़ से टूटकर हजारों साल से गिर रहा था, लेकिन न्यूटन ने उसको अलग दृष्टिकोण से देखा और न्यूटन ने वहां क्यों लगा दिया। जब भी आप साइंस के किसी अच्छे अध्यापक से पढ़ते हैं तो इस बात पर जोर देते हैं कि क्या, क्यों और कैसे। इन तीनों का बार बार जो छात्र प्रयोग कर सकता हो वही विज्ञान में अच्छा विद्यार्थी हो सकता है, क्योंकि साइंस लगभग लगभग मैं कहता हूं 99.99% सत्यापन पर ही आधारित है और आज भी विज्ञान उसी दिशा में अग्रसर है। और मैं समझता हूं कि जितनी भी विधाएं और शास्त्र हैं उसमें आज विज्ञान के टक्कर में कोई दूर दूर तक एग्जिस्ट नहीं करता है। वर्तमान समय में साइंस ही सत्य है ये माना जा सकता है। फिलहाल तो मैं यही कह सकता हूं। तो इसमें जैसे उदाहरण में दे सकते हैं कि पेड़ से गिरते हुए फल में गुरुत्वाकर्षण का बल होना, या लोहे के सीधी छड़ को बाल्टी में डुबाने पर वो टेढ़ा दिखना प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल है। लिख दीजिए जैसे में, लिखिए जैसे वृक्ष से टूटकर सेब का गिरना, ब्रैकेट में गुरुत्वाकर्षण, वृक्ष से टूटकर सेब का गिरना, ब्रैकेट में गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। दूसरा लिख दीजिए लोहे के छड़ का पानी की भरी बाल्टी में डुबाने पर टेढ़ा दिखना। लोहे के छड़ को पानी की भरी बाल्टी में डुबाने पर टेढ़ा दिखना, ब्रैकेट में अपवर्तन, अपवर्तन। ठीक है, अब चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मापन और मात्रक। तो हेडिंग में लिखिए मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन ये टॉपिक रहेगा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट। आप में से कितने लोगों ने साइंस लिया हुआ था? एक बार हाथ खड़े कर दें, उनको डायमेंशन का पता होगा। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं लिया था उनको बेहद दिक्कत होगी, उनके लिए साफ नया होगा। तो मैं डायमेंशन शुरू ही नहीं करूंगा आज, क्योंकि फिर वो विवादास्पद हो जाएगा, क्योंकि जिसने कभी नहीं पढ़ा हो उसको फिर वो बहुत कठिन लगेगा। इतना तो समझ लीजिए कि सामान्य जीवन में जैसे भार को मापते हैं किलोग्राम से, ये सबको पता है। जैसे दूरी को मापते हैं किलोमीटर या मीटर से, लंबाई को, समय को सेकंड या घंटा में मापते हैं, आवर में मापते हैं, मिनट्स में मापते हैं। तो अभी हम इसी चीज को देखेंगे और इस चीज को ध्यान रखिएगा कि पूरी दुनिया में 1960 में एक बैठक हुई थी। उस बैठक के पहले पूरे संसार की अलग अलग पद्धतियां थी। जैसे कोई क्या कर रहा था, कौड़ी समझते हैं, कौड़ी, कौड़ियों से चीजों को मापता था। कोई पौंड में नाप रहा था, कोई किलोग्राम में नाप रहा था, कोई पत्थर से नाप रहा था। यही पत्थर एक मानक है। तो संसार भर में जब विकास हुआ तो 1916 में सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स की बैठक में एक पद्धति बनाई गई जिसको एसआई पद्धति कहते हैं।
स्टैंडर्ड सिस्टम कहते हैं। उसमें कहा गया कि अब पूरी दुनिया के लिए मात्रक एक होंगे। इन मात्रकों का एक इतिहास है, जैसे एफपीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकंड पद्धति, सीजीएस पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, एमकेएस पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, और एक है एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम सबका वर्तमान रूप है, और अब पूरी दुनिया में जब तक इस तरह की पद्धति संसार में रहेगी, जब तक अब इस जनरेशन के लोग जिंदा रहेंगे, या विज्ञान की ये प्रथा चलती रहेगी, तो एसआई पद्धति ही संसार में आगे भी मानी जाएगी, ऐसा मान के चलिए। सबसे पहले इसमें यह जानना जरूरी है कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं और भौतिक राशियां क्या हैं। समझ लीजिए एक बार। भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियां यदि उस हम देखें तो दो प्रकार की हैं। दिशा के हिसाब से देखें तो एक है अदिश, इंग्लिश में कहेंगे स्केलर, और दूसरा है वेक्टर, सदिश। पहले इसको समझ लेते हैं। वेक्टर, इसको समझिए। अदिश में क्या होगा? इसके पास केवल परिमाण होगा, ओनली मैग्नीट्यूड होगा। और इसके पास क्या होगा? परिमाण तो होगा ही, प्लस दिशा भी होगी, डायरेक्शन भी होगा। वेरी गुड। इसके पास परिमाण तो होगा ही, बिना परिमाण के तो कोई राशि हो ही नहीं सकती है फिजिक्स में। बिना मैग्नीट्यूड के कुछ नहीं हो सकता। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे कोई भौतिक राशि लीजिए, जैसे वर्क, कार्य लेते हैं, तो कितना काम हुआ, मान लीजिए 5 जूल, तो 5 उसका मैग्नीट्यूड है। जैसे ये माउस है, ये माउस सबको दिख रहा है। अब इस माउस का एक वजन होगा, 100 ग्राम होगा मान लीजिए, तो 100 ग्राम, 100 क्या है? मैग्नीट्यूड है। इस पेंसिल की एक हाइट होगी, मान लेते हैं कि यह हाइट 15 cm है, तो 15 क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो फिजिक्स में बिना मैग्नीट्यूड के तो कोई राशि संभव ही नहीं है। डायरेक्शन हो भी सकता है और डायरेक्शन नहीं भी हो सकता है। यदि डायरेक्शन नहीं है तो स्केलर है, डायरेक्शन है तो वेक्टर है। इसको भी समझा देते हैं। जैसे एक ट्रिक है, सदिश वाले में याद रखिएगा इसका ट्रिक, कि जिस राशि के शुरुआत में वह आ जाए या वो आ जाए, वो सदिश होगा। वो सदिश होगा विद्युत धारा को छोड़कर। ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा को छोड़कर जिस राशि के शुरुआत में ब या वो आ जाए वो सदिश होगा। और इससे आप बहुत कुछ याद करने से बच जाएंगे। कैसे? जैसे बल, बल के शुरू में ब है तो सदिश होगा। विस्थापन सदिश है, वेग सदिश है, ठीक है, बल आघूर्ण सदिश है। तो जिसके भी शुरुआत में ब या वो रहेगा वो डेफिनेटली सदिश है, विद्युत धारा को छोड़कर। अपवाद है, वो लिख सकते हैं आप बाद में। और जिसके शुरुआत में ये नहीं है तो 99% संभावना है कि वो अदिश है, जिसमें दिशा नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले इसको नोट कर लें, इसको तेजी में लिख लीजिए, शॉर्टकट में ऐसे ही लिख लीजिए। अपवाद में विद्युत धारा को जरूर लिख देंगे। याद रह जाएगा कि अदिश में केवल परिमाण होता है, सदिश में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। बिल्कुल याद करके रखिए। अब आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा इसका, सीधे क्वेश्चन देगा कि बताइए विद्युत धारा क्या है, अदिश है कि सदिश है। यही क्वेश्चन आता है। आपसे क्वेश्चन दे देगा कि कार्य क्या है, अदिश है कि सदिश है। तो कार्य क्या होगा, कौन बताएंगे?
स्केलर हो जाएगा। इतना याद रखिए कि ब और व से जो शुरू होगा वो सब के सब सदिश होंगे। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, त्वरण में भी व लगा हुआ है, देखेंगे आप तो में त्वरण, संवेग, संवेग में भी व लगा है, आवेग। तो ये ब व वाले जितने हैं वो सब के सब क्या होंगे, सदिश होंगे। इस ट्रिक से भी आप इसको याद रख सकते हैं। वैसे मैं संभाव्य को लिखवा ही देता हूं, में दिक्कत नहीं होगी आपको। इसको तेजी में नोट कर लें एक बार, परिभाषा की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही याद रखिए। आगे चलते हैं। अब इसके बाद लिखिए स्टार देकर अदिश राशि, तीर का चिन्ह, अदिश राशि, तीर का चिन्ह, तीर का चिन्ह लिखिए। द्रव्यमान, उदाहरण में इसको रट जाइए। द्रव्यमान, दूरी, चाल, चाल, आयतन, आयतन, घनत्व, घनत्व, कार्य, शक्ति, ऊर्जा इत्यादि। ये सब क्या है, अदिश है। इतना में से पूछ लेगा, पूछना होगा तो इतने में से क्वेश्चन आ जाता है। अब इसके बाद लिखिए सदिश राशि, तीर का चिन्ह, सदिश राशि, तीर का चिन्ह, विस्थापन, विस्थापन, वेग, त्वरण, त्वरण, संवेग, आवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र, धारा नहीं, विद्युत क्षेत्र इत्यादि। अदिश वाला जहां लिखा है उसमें विद्युत धारा को ऐड कर दीजिए, बताते हैं क्यों ऐसा होता है। विद्युत धारा, ठीक है। आगे चलेंगे। किसी भी भौतिक राशि में दो चीजें होती हैं, बिल्कुल स्मरण रखेंगे इसको। जब हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, मैं हिंदी में लिख देता हूं, भौतिक राशि, देर आर टू टर्म्स इन ए फिजिकल क्वांटिटी। क्या सब हो सकता है, एक हो सकता है मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, ठीक है, और एक हो सकता है इकाई या मात्रक। दो चीजें हो सकती हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे मैं लिखता हूं 5 लीटर, तो 5 क्या है, परिमाण है, याद रखेंगे। बिना परिमाण के तो राशि हो ही नहीं सकता है। लीटर क्या है, मात्रक है। जैसे मैं कहता हूं 10 एम्पियर, एएमपी माने एम्पियर, तो 10 क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है, यूनिट है। इसको लिख लीजिए याद रखने के लिए। मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, एम्पियर पता होना चाहिए, यूनिट पता होना चाहिए। सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। किसी भी भौतिक राशि में दो पद होंगे। थोड़ा सा मैं सदिश और अदिश के बारे में समझा देता हूं, उसके बाद हम मात्रकों के पार्ट्स में चलेंगे। कोई किसी अभ्यर्थी को भारी नहीं लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट हो, ना समझ में आए तो बता देंगे। किसी का बैकग्राउंड नहीं भी हो सकता है इसमें, बैकग्राउंड नहीं होने पर थोड़ा सा भारीपन लग सकता है इसमें। अब अदिश और सदिश में बेसिक फर्क क्या है, तो कुछ ऐसे बातों को जान लीजिए। अदिश माने बिना दिशा वाला, और सदिश माने दिशा वाला। मैंने भी बताया था, इसके पास केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। दिशा लिख के काट देता हूं मैं, दिशा नहीं होती है। इसके पास परिमाण भी होता है,
प्लस दिशा भी होती है। लेकिन एक जो तीसरा अंतर है, वो 11वीं क्लास के एस सी वर्मा का बुक यदि किसी ने पढ़ा होगा, या कोई भी किताब एम करीम पढ़ा हो किसी ने, या एनसीईआरटी का साइंस पढ़ा हो 11th क्लास में, तो वहां से शुरू हो जाता है चैप्टर 2 में वेक्टर। तो वेक्टर में जाके आप देखिएगा कि एक और फर्क है इसमें। कोई बता सकता है आप में से कि वो फर्क क्या है, तीसरा अंतर क्या है? कौन बताएंगे? तीसरा अंतर समझिए क्या है। दो अंतर हो गए, एक तो परिमाण दिशा वाला अंतर हो गया, क्लियर है एकदम। एक है जो याद रखने योग्य है, इन्हें सामान्य अलजेब्रिक सम के नियमों से जोड़ा जाता है। नियमों से जोड़ा जाता है, ध्यान रखिएगा। अलजेब्रिक सम, बीजगणितीय जोड़। और इस साइड याद रखना है, इन्हें ज्योमेट्रिक सम या वेक्टर सम, वेक्टर सम के माध्यम से जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है, समझिए इसको। दो शब्द हैं, अलजेब्रिक सम और ज्योमेट्रिक सम या वेक्टर सम। क्या फर्क है दोनों में? कोई बताइए कि 3 में 4 जोड़ने पर कितना होता है? कोई भी? 3 + 4 कितना होगा? 7। ये तो सबको पता है। तो जो जोड़ आप जानते हैं उसको अलजेब्रिक सम कहते हैं। तो मान लीजिए जैसे 3 एम्पियर करंट हो, 3 एम्पियर करंट हो और 4 एम्पियर करंट हो, तो ये जोड़ के होगा 7 एम्पियर। जो सीधा सीधा जोड़ फॉलो करे, ए फॉर एम्पियर, यह विद्युत धारा का मात्रक है। तो जो सीधा सीधा जोड़ फॉलो करे वह है अदिश, स्केलर, कोई दिशा नहीं है उसमें। यदि इस साइड जोड़ेंगे, अब इसको देखिए, 3 न्यूटन बल में यदि 4 न्यूटन का बल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 न्यूटन। ध्यान रखिएगा, ये 7 नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा 7। क्यों नहीं होगा? तो आर बराबर होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। 2ab cos थीटा, ठीक है। निकाल के मैं आपको दिखाता हूं। यदि दो बलों का रिजल्टेंट निकालना हो, cos थीटा का मान यदि 1 हो, cos थीटा का मान कितने पर 1 होगा? 0 डिग्री पर। थीटा 0 डिग्री हो मान लेते हैं, तो यदि cos थीटा का मान 0 होगा तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया गुना करके। ध्यान से देखिए एक बार, ये पूरा टर्म ही 0 हो गया। बचा √a² + b²। आर का मान यदि 3 और 4 में निकालना हो तो 3² + 4², ब्रैकेट में 9 + 16, ब्रैकेट में 25। तो आर का मान हुआ √25। √25 का मान कितना होता है? 5 न्यूटन। ऐसे जोड़ते हैं। तो वेक्टर का जो जोड़ होगा वो अलग तरीके से जोड़ता है, इसीलिए वो वेक्टर है, अन्यथा वेक्टर नहीं होता। तो जिसके पास दिशा होगी वो इस नियम को फॉलो करेगा जोड़ में, जिसके पास नहीं होगी वो इस नियम को करेगा। अब परीक्षा में कैसा क्वेश्चन पूछता है? परीक्षा में दे देगा कि या तो डिग्री दे देगा या डिग्री नहीं भी देगा तो क्लू छोड़ देता है कई बार। ध्यान रखिएगा। यहां पर थीटा को मुझे 90 मान लेना चाहिए था, ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए ना कि थीटा यहां 90 डिग्री है, इससे इजी हो जाएगा आपका। एक नहीं मानिए आप अभी। जैसे एक बल है जो ऐसे जा रहा है, एक बल है ऐसे जा रहा है, उसके बीच का बल निकालना है, इतना आप समझिए। या एक कुली है जो एक गट्ठर उठाकर या एक टोकरी उठाकर या कुछ भी सामान उठाकर सर पर जा रहा है। तो कुली जब जाता है तो देखेंगे सामान ऐसे वजन डालता है ऊपर। जैसे मान लीजिए ये कुली है, ये ऐसे जा रहा है, अब सर पर कुछ रखा है तो सर पर जो रखा वो ऐसे पावर डालेगा, नीचे फोर्स लगाएगा। ये ऐसे जा रहा है, यानी दो तरीके के बल हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे बनेगा। तो अब देखिए, इस ऊपर से एक लकीर खींच देंगे, ऐसे बना देंगे तो 90 डिग्री बनेगा। cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी वहां पर। उस तरह से निकालेंगे तो ऐसा कुछ निकलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स को ऐसे निकालते हैं इसमें। उतना भी ना याद रखें तो आप लोगों ने ट्राइगोनोमेट्री पढ़ा होगा,
उसमें आपने पढ़ा होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। उस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। जैसे 9 एक भुजा का मान 9 हो और दूसरे का मान 40 हो तो तीसरे का मान 41 होगा। 6 हो और 8 हो तो तीसरे का मान 10 होगा, निकाल के देख लीजिए। 3 4 हो तो अगले का मान 5 होगा, डेफिनेटली सही है। तो इस तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी वेक्टर हैं उसको इस तरीके से जोड़ना है। इतना ना याद रहे इस पद को भी उड़ा दीजिए, इस तरीके से जोड़ना है। कम से कम इतना याद रख लीजिए। जिनका बैकग्राउंड नहीं है, जिनका होगा उनको सब पता होगा। जो सामान्य जोड़ है, जैसे 4 जूल में 5 जूल जोड़ना हो तो 9 जूल हो जाएगा, वो इस साइड आ जाएगा। इसको लिखना है तो लिख लें, लिखना हो तो लिख ही लें, इसको तेजी में लिख लें। सबने लिख लिया है? बहुत ही आसान है। दो बातें याद रखिए, वह और वह वाला वेक्टर होता है, सदिश होता है। नहीं हो तो स्केलर होने की संभावना होती है। स्केलर का जोड़ बिल्कुल सीधे तरीके से जोड़ते हैं। वेक्टर में आपको ज्योमेट्रिक लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना पड़ता है। इतनी सी बात मैंने भी बताई है। अब इसके बाद मैं आगे चलूंगा, मात्रकों के डिवीजन में चलूंगा, उसके प्रकार को देखेंगे। जहां से याद करने वाला है पूरा टॉपिक में लिखिए मात्रक। मात्रक के दो प्रकार, मूल मात्रक, इंग्लिश में कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट्स। इसकी संख्या है 7। फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, दो प्रकार के मात्रक होते हैं। ठीक है, इसमें लिख दीजिए ये स्वतंत्र होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। इसमें एक लाइन ऐड कर देंगे, ये मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं।
ये मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। एक ही अंतर है दोनों में। ये सातों आजाद हैं, ये सात कड़ी हैं साइंस के। इसी सातों के सहयोग से इसको बनाया जा सकता है। अभी बनाकर देखेंगे भी कैसे बनता है। ठीक है। अब जो एसआई पद्धति है उसको भी हम देखेंगे, और आगे चलकर हम देखते हैं कि और क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हमारे पास है आज देखने के लिए। ये देखिए, आपके समक्ष में एक पीडीएफ है। फिर इस पीडीएफ को समझते हैं। लिखना भी पड़ेगा आज। जो मूल मात्रक होते हैं वो सात होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। मूल मात्रक सात होते हैं, और इसको याद करने का एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है एमएलटी करके टेल्क में जॉब करें। इस ट्रिक को याद रखिए, टेल्क में जॉब करें, ये इसका ट्रिक है। एमएलटी करके टेल्क में जॉब करें। एमएलटी, अब देखिए मैं बताता हूं। मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम आ गया। टेल्क, TELK या क्यू, वो अमाउंट को क्वांटिटी समझ लीजिए आप। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर, यह सात ही आधारभूत मात्रक हैं। तो पूछा भी जाता है, सबसे पहला क्या है? लंबाई है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, लेकिन सिंबल होता है स्मॉल m, ध्यान रखिएगा, छोटा m। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, सिंबल होता है kg, जैसा है वैसा ही ध्यान रखना है। समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड, s। विद्युत धारा का एम्पियर, कैपिटल A। ताप का केल्विन, K। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, CD। और पदार्थ की मात्रा का मोल, शॉर्ट में MOL लिखते हैं इसको प्रतीक के रूप में। तो यह सात ही आधारी मात्रक हैं, और इस सातों के सहयोग से कोई भी मात्रक बनाए जा सकते हैं, लेकिन सात को याद रखना पड़ेगा। तो हेडिंग में लिखिए, एसआई पद्धति के साथ मूल मात्रक। हेडिंग बनाइए, एसआई पद्धति के सात मूल मात्रक। और प्रकाश की गति से इसको लिख लीजिए तेजी में, स्पीडली। कितने लोगों को पहले से याद था? हाथ खड़े करें। ठीक है, वेरी गुड। सात आपने लिख लिया होगा, ये पीडीएफ भेज भी देंगे ग्रुप में। अब इसके बाद दो संपूरक मात्रक हैं, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ केवल ये दो, इसको भी लिखना है। संपूरक क्या होता है? तो संपूरक होता है जिसको मूल में एडजस्ट नहीं कर सके।
यानी 7+2 को याद रखना पड़ता है। एक है समतल कोण। समतल कोण कौन बता सकता है क्या होता है? जैसे एक आपके पास कॉपी है, नोटबुक है, तो प्लेन है पूरा, उसको उस पर जो एंगल बनता है कोने पर, वो हुआ समतल कोण। एक मान लीजिए आपके पास क्या ईंट है, ईंट में क्या बनेगा? ठोस कोण बनेगा। 3 डायमेंशन में हो गया, लंबाई भी हो गया, चौड़ाई भी है ईंट में, ऊंचाई भी है। लेकिन एक सरफेस पर क्या है, सतह पर क्या है, ऊंचाई नहीं है। तो सतह पर केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। तो सतह पर जो कोण बनता है उसको बोलते हैं प्लेन एंगल, समतल कोण। जैसे एक ईंट है, ईंट का एक कोना पकड़ लीजिए, उसमें 3 भुजाएं होती है, तो 3 भुजा वाले कोण को बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, रेड। और ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरैड। और एक अपने तरफ से कुछ मैं इसमें ऐड भी कर देता हूं, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ध्यान रखिएगा, पावर में सी दे देंगे तो रेडियन कहलाता है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, कहीं लिख दीजिएगा उसमें, केवल ये दो लिख लीजिए अभी, और उसको लिख लीजिए पाई रेडियन इक्वल्स 180 डिग्री। तभी नोट डाउन कर लेंगे। हम आगे बढ़ेंगे, केवल दो ही लिखना था इसमें। इस प्रकार आज हमने यह सीखा कि मात्रक के भी दो प्रकार हैं। एक है मूल मात्रक, जिसकी संख्या 7+2 है, 7+2 है। 7 कौन सा है? MLT टेल्क, मास लेंथ टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ मैटर, और एक कौन सा छूट गया? एक छूट गया, हाँ एक छूट गया, ज्योति तीव्रता। उसको याद रखिएगा। और दो आपके संपूरक मात्रक हैं, प्लेन एंगल का होता है रेडियन, सॉलिड एंगल का होता है स्टेरेडियन। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। हम मुख्य बातों में आते हैं और तेजी में एक बार कुछ तथ्यों को देखते हैं जो समझने के लायक है। मैंने अभी कहा कि पूरी दुनिया में अलग अलग मात्रकों की पद्धति चल रही थी। इसमें एक है MKS पद्धति। MKS पद्धति को पूरा नाम लेकर यदि पढ़े तो होगा मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और समय का मात्रक सेकंड होता था। एक होता है CGS पद्धति। CGS पद्धति में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति के नाम से इसको जानते हैं। सेम उसी तर्ज पर बना हुआ है कि लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, वजन का मात्रक ग्राम, और समय का मात्रक सेकंड होता था। याद रखिएगा, CGS पद्धति को ही फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। यहां लिख देता हूं, इसको बाद में आप नोट कर लेंगे क्लास के बाद। फ्रेंच पद्धति, ठीक है। और एक है FPS पद्धति, इसका नाम है ब्रिटिश पद्धति। कभी नहीं भूलेंगे, पूछा जाता है।
ये ब्रिटेन में प्रयोग होता था, ब्रिटिश पद्धति। सीजीएस को बोलते हैं फ्रेंच पद्धति, क्लास के बाद देख लेंगे वीडियो और लिख लेंगे। और एफपीएस को बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति। तो फ्रेंच और ब्रिटिश के अंतर को ध्यान रखेंगे। बाद में पूरी दुनिया में एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन के माध्यम से एसआई पद्धति की शुरुआत हुई, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। इसमें एमकेएस पद्धति को ही संशोधन करके, एमकेएस में पहले 3 था, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड। उसी में 4 और मात्रक को जोड़ के 7 बना दिया और कहा कि अब से 7 मूल मात्रक रहेगा और 2 व्युत्पन्न मात्रक रहेगा, रेडियन स्टेरेडियन वाला, ध्यान रखिएगा। इसी में अभी आपने सातों को लिखा था और इसी कड़ी में आपने 7 को देखा था। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और हम अन्य मात्रकों में चलते हैं जो व्युत्पन्न वाला है, उसको भी देख लेते हैं। इसको देखिए, टॉपिक है व्युत्पन्न मात्रक। वे मात्रक जो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं। जाहिर सी बात है कि जैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं, स्वर वो वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र वर्ण होते हैं और व्यंजन वो वर्ण होते हैं जो स्वरों के सहयोग से बनते हैं। उसी प्रकार मूल मात्रक वो मात्रक हैं जो स्वतंत्र हैं और व्युत्पन्न मात्रक मूल के सहयोग से बनेंगे। इसको याद रखिएगा। अब आप इसमें देखेंगे तो बहुत बेसिक सा है, इसमें कोई बहुत भारी कुछ नहीं है। पेट को बाद में किया जाएगा। ये कैसे भागेगा यहां से, बीच में ही आ गया। एक बार दोबारा देखिए, जो व्युत्पन्न मात्रक है वो कैसे बनते हैं उसको समझने की आवश्यकता है। तो 7 मात्रक सबको याद है, +2 वाले को अलग से याद रखिए। जैसे क्षेत्रफल, बचपन में 5वीं क्लास से आपने एरिया के बारे में पढ़ा। जैसे ये एक आयत है तो यह आयत की लंबाई है और यह आयत की चौड़ाई है। तो क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यह फॉर्मूला होता है। अब आप एक चीज देखिए, दुनिया में चौड़ाई जैसी कोई चीज नहीं होती है, केवल लंबाई होती है। इसको ध्यान रखिएगा, चौड़ाई जैसी कोई चीज नहीं है। 2 भुजाओं में छोटी भुजा को चौड़ाई कहते हैं और बड़ी भुजा को लंबाई कहते हैं। तभी समझ पा रहे होंगे। दुनिया में विड्थ जैसा कोई शब्द ही नहीं है। जैसे केवल मैथ में जोड़ होता है, घटाव नहीं होता, गुना नहीं होता और भाग नहीं होता है। तो कहेंगे ये क्या पढ़ा रहे हैं, हमने तो बचपन से चारों क्रियाएं पढ़ी। कितने लोगों को लगता है कि केवल जोड़ होता है, घटाव गुना भाग क्या है, असल में होता ही नहीं है। कितने लोग बता पाएंगे? मैं आपको बता देता हूं, देखिए। पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। एल गुने बी करेंगे तो एरिया आता है, लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो एरिया आता है। लंबाई तो लंबाई है ही, इसको हम एल मानते हैं। और चौड़ाई भी क्या है, एक तरह का लंबाई ही तो है, उसको भी तो मीटर या सेंटीमीटर में नापते हैं। तो 2 बार लंबाई को गुना किया तो क्या बनेगा, लंबाई का स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। लंबाई का स्क्वायर जैसे ही हो गया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जैसे लंबाई 2 बार आ गया, यानी लंबाई मूल मात्रक है, मूल मात्रक 2 बार आ गया। जब मूल मात्रक 2 बार आ गया तो ये कैसा मात्रक हुआ, व्युत्पन्न मात्रक। मीटर स्क्वायर क्या हुआ, व्युत्पन्न मात्रक हुआ, सहयोग से बना है। क्षेत्रफल का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग मीटर में इसीलिए लिखते हैं कि 2 बार लंबाई आ गया उसमें। इसी तरह से जब किसी चीज का आयतन निकालते हैं तो आयतन का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए और याद भी होगा। आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा इस पर। लंबाई तो लंबाई है ही, चौड़ाई भी तो लंबाई है और ऊंचाई भी तो एक लंबाई ही है। 3 बार लंबाई को गुना करेंगे तो लंबाई के पावर 3 हो जाएगा। जैसे ही लंबाई 3 बार आ गया, इन 3 बार लंबाई के सहयोग से आयतन बना। तो आयतन क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। इसी प्रकार समझना है, मीटर क्यूब है। मीटर क्यूब क्यों हुआ, क्योंकि एक बार इसका मीटर गुने इसका मीटर गुने इसका मीटर, 3 बार मीटर है तो मीटर क्यूब हो गया। बहुत बेसिक साइंस है। डेंसिटी को देखिए, सूत्र भी याद करते चलिए। घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये 50 बार 100 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है परीक्षा में। सूत्र केवल घनत्व का सूत्र बताइए। तो द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखिए, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम। अब द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, एल, ठीक है। अब वॉल्यूम का एल क्यूब, ऐसे हो जाएगा। इसको काटेंगे तो लंबाई एक बार दोबारा से हम देख लें। द्रव्यमान था ना, मास, हाँ ये एल नहीं होगा। इसको थोड़ा मुझे मिटाना पड़ेगा, दोबारा से लिखते हैं।
द्रव्यमान बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। मास का क्या होगा, केजी हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अब वॉल्यूम का क्या होगा, मीटर क्यूब होगा। अब आप देखिए, केजी भी मूल मात्रक और मीटर भी मूल मात्रक है, दो मूल मात्रक के सहयोग से क्या बना, भाग देने पर डेंसिटी बन गया, भाग देने पर। तो डेंसिटी क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है कि मूल मात्रक है, क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक होगा। तो यही परीक्षा में पूछता है, चार मात्रक दे देगा, कहेगा इनमें से कौन सा एक व्युत्पन्न मात्रक है। इतना याद रखिएगा कि उस सातों के अलावा जो पकड़ाएगा वो क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक ही होगा, 7+2 के अलावे। एमएलटी टेल्क, मास लेंथ टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है, इस सब को छोड़ छाड़ कर, उस सात को छोड़कर जो मिलेगा वो व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि वह दो राशियों के सहयोग से बना होगा। एक है वेग, वेग को देखिए, वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय। अब ये देखिए, मैं लिखता हूं यहां पर, वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन किसे कहते हैं, विस्थापन को भी समझ लीजिए, पढ़ा सबने होगा। जैसे ये एक बिंदु है, ये ए नाम है इस बिंदु का, और ये एक बिंदु है इसका नाम बी है। एक आदमी ऐसे करके गया घूम फिर कर बी तक, और दूसरा आदमी एकदम सीधा चला गया बी तक, ऐसे। तो ये जो घूम फिर के गया इसको बोलेंगे दूरी, ठीक है। आई जो एकदम स्ट्रेट चला गया, सबसे कम दूरी नाप के चला गया, सबसे कम दूरी को बोलते हैं विस्थापन। किसी दो बिंदु के बीच के सबसे न्यूनतम दूरी को बोलते हैं विस्थापन। अब ध्यान से सुनिए, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय। अब विस्थापन भी तो एक लंबाई है, यानी केजी, और टाइम का मात्रक क्या होगा, ये गलत लिख दिया मैंने, यहां पर काट के दोबारा सही करें, दोबारा से बना देते हैं। जैसे ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, दोबारा से देखिए, एक आदमी है जो इस तरह से घूम फिर के बी तक पहुंचा है, इसको बोलते हैं दूरी, और जो एकदम सीधे पहुंच जाएगा वो होगा विस्थापन। तो विस्थापन भी क्या है, एक लंबाई है। ध्यान से देखिएगा, तो वेग बराबर सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। ध्यान से देखेंगे, अब चूंकि ये क्या है, एक लंबाई है, तो मीटर, और समय का मात्रक सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड, ms−1। इनवर्स का मतलब होता है कि बट्टा वाले को -1 के पावर में लिख सकते हैं। अब आप देखिए, दो मात्रक आ गए, मीटर भी आ गया, सेकंड भी आ गया, लंबाई भी आ गया, समय भी आ गया। लंबाई और समय दोनों मूल मात्रक हैं सातों में, तो मूल मात्रक के सहयोग से जो बनेगा उसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। एग्जैक्ट, एकदम क्लियर रख लीजिए इस कंसेप्ट को, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपको क्वेश्चन क्या दे देगा, एक ऑप्शन दे देगा प्रश्न में लंबाई, दूसरा ऑप्शन दे देगा समय, तीसरा ऑप्शन दे देगा आवेग, और चौथा ऑप्शन आपको दे देगा ज्योति तीव्रता। ऐसा लिख देगा परीक्षा में, कहेगा इनमें से कौन सा एक व्युत्पन्न मात्रक है, तो क्या उत्तर होगा, कौन बताएंगे, व्युत्पन्न कौन सा होगा। चार विकल्प हैं, लंबाई, समय, आवेग और ज्योति तीव्रता। जल्दी, आवेग। इसलिए आवेग होगा कि लंबाई, समय और ज्योति तीव्रता उस सात के लिस्ट में था, लेकिन आवेग नहीं है उसमें, तो आवेग को पकड़ लेंगे यहां से। मैं समझता हूं कि यदि कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो यहां एक नंबर तो आप बचा लेंगे। उसी तरह से त्वरण का है, अब देखिए त्वरण में क्या सब आता है, वेग बट्टा समय। वेग मतलब मीटर पर सेकंड, अब बट्टा सेकंड, गुना करेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर भी आ गया, सेकंड भी आ गया, तो दो दो हैं, इसलिए ये व्युत्पन्न मात्रक है। इसी बहाने आप सबके सूत्र को भी एक बार याद कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, एक चीज और ध्यान रखना है, कुछ व्युत्पन्न मात्रकों का कोडिंग कर दिया जाता है। कोडिंग कैसे करते हैं, जैसे बल की बात करिए, F बराबर होता है ma, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, मास का क्या होता है kg, त्वरण का क्या होता है, कौन बताएंगे, त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, अब आप यहां देख लीजिए कहां गया त्वरण, यहां लिखा भी हुआ था, यहीं पर पीछे होगा। मास का होता है केजी, इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देखिए, तो इसका हो गया केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देखिए, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
डायमेंशन निकालेंगे तो केजी का होगा m, लंबाई का l, और टाइम का t, अब बट्टा स्क्वायर है तो ऊपर इनवर्स 2, ये बन जाएगा। अब जो देखने योग्य चीज है, ध्यान देने योग्य चीज है, वो ये है कि केजी मीटर सेकंड स्क्वायर को कहते हैं न्यूटन। यही कोडिंग है, न्यूटन। अब न्यूटन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, विज्ञान के पिता के रूप में जाने जाते हैं। उनके सम्मान में क्या किया, बल पर उन्होंने सारे सिद्धांत दिए हैं लगभग। तो बल के मात्रक को ही न्यूटन मान लिया गया। तो इससे चकराना नहीं है परीक्षा में कि ये कैसे आ गया न्यूटन, इसी को न्यूटन कहते हैं। जैसे दाब के मात्रक को पास्कल कहते हैं। अब दाब बराबर क्या होता है, एफ बाई ए, फोर्स बाई एरिया। बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, एरिया का होगा मीटर स्क्वायर। तो इसलिए 1 पास्कल मतलब 1 न्यूटन मीटर इनवर्स 2, ये हो जाता है। तो कई बार एक संक्षेपित सूत्र को एक साथ एक वैज्ञानिक के नाम से पुकारते हैं, जैसे न्यूटन, पास्कल वगैरह। इसको ध्यान रखने की जरूरत है। महत्वपूर्ण है कि कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। कार्य के मात्रक को जूल से भी नापते हैं, 1 जूल को ही कहते हैं 1 न्यूटन मीटर। कार्य और ऊर्जा के मात्रक समान होते हैं। देखिए, कार्य बराबर ऊर्जा होता है, ध्यान रखिएगा हर समय। कार्य मतलब ऊर्जा, कोई अंतर नहीं है दोनों में ज्यादा, साइंस के दृष्टिकोण से। m l स्क्वायर t इनवर्स 2 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2, यही याद रखिएगा, बिल्कुल याद रख लेंगे इसको। कार्य और ऊर्जा का बीमा भी समान होता है और मात्रक भी समान होता है। कार्य को ही ऊर्जा कहते हैं साइंस में, बस नाम अलग अलग है। जो कार्य है वही ऊर्जा है। ठीक है, हम आगे चलेंगे। इस सबको आप आफ्टर वीडियो नोट डाउन भी कर सकते हैं पॉज करके। हाँ, ये पूरा शेयर कर दिया जाएगा। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बट्टा समय। अब देखिए फिर वही आ गया, शक्ति को तोड़ा तो कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड। जूल प्रति सेकंड को ही वाट कहा गया, जेम्स वाट के नाम पर रख दिया गया। ठीक है, इसी कड़ी में याद रखना है आपको कि 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। एक 746 वाट होता है। 1 HP बराबर, इसको भी इसी कड़ी में कहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दाब का मात्रक बल बटा क्षेत्रफल, तो बता दिया था कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं, पास्कल, 1 पास्कल। तो ये सब वैज्ञानिकों के सम्मान में किसी एक व्युत्पन्न मात्रक को नाम ही बदल के रख दिया गया अलग, ताकि इसको लंबे समय तक लोग याद रख सके। अभी मैंने एक सिद्धांत बताया था कि मैथ में केवल जोड़ होता है, घटाव गुणा या भाग तो होता ही नहीं है। ठीक है, अभी क्या था ये सिद्धांत, अब देखिए। मैं उस सिद्धांत का अभी सत्यापन विज्ञान में कर देता हूं। जैसे हम एक पेन ले लेते हैं, अब इसे लिखते हैं 2 + 2 + 2 + 2। 2 को 4 बार जोड़ा तो 8, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हम लिखते हैं 2 × 4 = 8। ये दोनों समान बात है। 2 × 4 का मतलब है कि 2 को 4 बार जोड़ना है, यानी गुना जो होता है वो जोड़ का ही संक्षिप्त रूप होता है, गुना कोई अलग चीज नहीं है। जैसे 5 को 7 बार जोड़ना है, तो यानी 5 × 7 35। तो गुना और जोड़ एक ही चीज है। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं भाग पर और घटाव पर। जैसे मैं लिखता हूं 5 - 2 = 3। इसको लिख सकते हैं 5 + -2 = 3। अब आप देखिए, 5 में से 2 घटाया नहीं है, 5 में -2 को जोड़ा है। ध्यान दीजिएगा, तो यानी घटाव भी क्या है, एक जोड़ है। गुना भी क्लियर हो गया। भाग को देखिए, जैसे लिखते हैं 8 / 2 = 4। 8 को 2 से भाग दिया तो 4 हो गया। इसको ये भी तो लिख सकते हैं, 8 को 1/2 से गुना किया। नहीं लिख सकते हैं। अभी अभी आपने क्या साबित किया था कि हर गुना क्या है, एक जोड़ है। तो ये गुना भी क्या है, एक जोड़ ही तो है। तो मैथ में केवल जोड़ ही सत्य है, बाकी सब क्या है, उसके अलग अलग रूप हैं, डिराइव्ड फॉर्म्स हैं उसके। ये क्लियर हो गया। अभी अभी साबित कर दिया था कि गुना जोड़ है, तो यदि गुना जोड़ है तो ये गुना भी जोड़ है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैथ में एक ही संक्रिया होती है। आगे चलेंगे, कुछ और बातों को तेजी में बता देता हूं, कल इस पर क्लास लेंगे, आज लंबी क्लास हो जाएगी।
यदि इस पूरे सेट को हम शुरू से देखें, सिलेबस तो है ही आपका, इसमें थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बेसिक चीजें हैं, इसको जरूर याद रखेंगे, सूत्र को बिल्कुल नोट डाउन कर लेंगे, सबके सूत्र याद रख लीजिए, और याद करने वाला तो कुछ है ही नहीं। मैं फिजिक्स में कुछ भी याद नहीं करता, खास करके इस टाइप में। मुझसे जब भी कोई पूछता है तो वैसे तो अब याद हो चुका है वैसे, लेकिन ना भी याद हो तो निकाल के बता देता हूं, डिराइव करके बता देता हूं। मैथ में भी ऐसा ही है, इसको एक बार देख लेंगे। लास्ट में आप देखेंगे कि कार्य के मात्रक को विशेष रूप से याद रखेंगे। एक जूल को ही एक न्यूटन मीटर कहते हैं, इसको याद रखेंगे। कार्य और ऊर्जा के मात्रक और बीमा दोनों समान होते हैं, इसको याद रखेंगे। अभी लिखवा दिया था ml² T−2, इसको याद रख लीजिएगा। शक्ति वगैरह को थोड़ा याद रख लेंगे। दाब के मात्रक को पास्कल कहते हैं, याद रख लेंगे। 10 के घात को देखिए, पावर ऑफ 10 को याद रखिएगा। इसमें किस किस को याद रखना है ये मैं टिक कर देता हूं, पूरा ना भी हो शुरू में तो देखिए, या तो 10 के पावर प्लस में होंगे या 10 के पावर माइनस में होंगे। तो किलो, मेगा, गीगा, टेरा, इस 4 को याद रखना है। पावर 3, 6, 9, 12, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ऐसे एक रिदम में। इस साइड याद रखना है मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, 4 याद रखिए दोनों तरफ। बाकी तो सबको याद रहता है ऊपर वाला। किलो, मेगा, गीगा, टेरा, 3, 6, 9, 12 कल सुनेंगे सबसे। अब मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, 10 के पावर -3 मिली, 10 के पावर -6 माइक्रो, 10 के पावर -9 नैनो, 10 के पावर -12 पीको। अब जैसे आप कहते हैं 1 किलोग्राम, ध्यान से सुनिए, तो किलो मतलब 10 के पावर 3 यानी कितना, 1000, इसीलिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। क्यों कहते हैं 1 किलोग्राम, तो किलो मतलब 10 के पावर 3 यानी 1000, तो 1000 ग्राम, इसलिए ऐसा होता है। तो 3, 6, 9 और 12 के पावर को जरूर याद रखिए, यहां से बहुतायत में क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती है। इसको भी आप क्लास के बाद नोट डाउन कर लेंगे, आज पूरा लिख लेंगे सेट, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। अब उसी की व्याख्या है, इसको थोड़ा सा अपने स्तर से देख लीजिएगा। एसआई पद्धति मैंने आपको बता ही दिया है। 7 मात्रक और 2 जो उसके सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं उसको हम देख चुके हैं ऑलरेडी। इसको देख लीजिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये याद करने लायक है नहीं, क्यों नहीं है, इसको तोड़ के दिखाते हैं। किलो मतलब 1000, मीटर तो 1000 मीटर यानी 1000 मीटर, ऐसे निकालते हैं। किलो मतलब 1000 होता है। 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होते हैं, इतना याद रखिएगा। और एक नॉटिकल माइल में, एनएम माने नॉटिकल माइल, समुद्री माइल, एक समुद्री माइल में 1.852 किलोमीटर होते हैं, यानी 1852 मीटर होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है लगातार। और एक खगोलीय इकाई में 1.495 × 10 की पावर 11 मीटर होता है। इस सब को बिल्कुल ही याद रखें, नोट डाउन कर लेंगे क्लास के बाद। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, इसको बिल्कुल याद रखना है। और एक पारसेक मतलब कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष, मैं यहां लिख देता हूं 3.26 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष। तो एक पारसेक में 3.084, ये तो लिखा भी हुआ यहां पर, 3.084 × 10 की पावर 16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। इसको लिख लीजिएगा, इसको याद कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अन्य बातों में चलते हैं, लास्ट की तरफ ही है। नोट में लिखा है प्रकाश वर्ष, ध्यान रखिएगा, प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ऑप्शन ए में रहता है समय का। तो जो बच्चे नौनिहाल होते हैं, जिनको पता ही नहीं होता है, वो समझते हैं वर्ष तो लगा ही हुआ है तो समय का मात्रक होगा, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करती है 9.46 × 10 की पावर 15 मीटर, उसको एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष, पारसेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये सब खगोलीय दूरी के मात्रक हैं। एक प्रकाश वर्ष में उतनी ही दूरी तय की जाती है जितना प्रकाश एक साल में तय करता है। एक खगोलीय इकाई पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के बीच की दूरी है, यानी पृथ्वी से सूरज के बीच की जो दूरी है, ठीक है, लगभग 14,95,000 किलोमीटर, 14,95,00,000 किलोमीटर, उस लगभग 15 करोड़ मानिए। सूर्य से पृथ्वी के बीच जो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है उसको बोलते हैं 1 AU, एक खगोलीय दूरी कहते हैं उसको।
इसको ध्यान रखना है। एक पारसेक वह दूरी है जिस पर एक खगोलीय इकाई 1 सेकंड का कोण बनाती है। इसको भी याद रखिएगा, वैल्यू याद रखेंगे। इसके बाद अब कई लोग कहते हैं, जैसे मैं कई लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं कई बार, 1 किलोग्राम किसको कहते हैं, 1 मीटर क्या होता है? तो लोग कहते हैं सर स्केल जो है ना वो 1 मीटर है जिस पर लिखा है। ऐसा नहीं होता है। वो स्केल तो बना होगा किसी आधार पर, पहली बार कैसे बना वो परिभाषा बतानी पड़ती है। आज भी यदि दुनिया के सारे जो बाट होते हैं किलो के वो पिघल जाए मान लीजिए, तो कहां से लाएंगे फिर 1 किलो की? 1 किलो कितने का होगा? तो 1 किलो की डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन? ध्यान से देखिए। अंतरराष्ट्रीय मापतौल कार्यालय में, इंटरनेशनल जो मापतौल कार्यालय है उसमें प्लैटिनम इरिडियम का एक मिश्र धातु बन रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है वो समझिए। जैसे आप मार्केट से लोहा का 1 किलो खरीद के लाएंगे, तो इस बात की संभावना है कि जंग लगने पर उसका वजन बढ़ जाएगा, जंग लगने से लोहा भारी हो जाएगा। तो वो फिर क्या होगा? एरर एक चैप्टर है फिजिक्स में, त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। वो या तो 1005 ग्राम हो जाएगा, 1010 ग्राम हो जाएगा, या कई बार ऐसा हो सकता है कि 998 ग्राम ही हो। लेकिन ये जो छड़ रखा हुआ है ये ना बढ़ेगा ना घटेगा, इतना कीमती छड़ है। इसमें क्षरण होता ही नहीं है, परिवर्तन होता ही नहीं है। तो जो प्लैटिनम इरिडियम का मिश्र धातु का छड़ अंतरराष्ट्रीय मापतौल के कार्यालय में रखा हुआ है, उसका वजन एग्जैक्ट 1 किलो है। और पूरी दुनिया में जब भी लगता है कि एग्जैक्ट 1 किलो चाहिए तो उससे मेजर करके बनाया जाता है। ठीक है। अथवा एक दूसरा भी तरीका है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। कितने पर? 4 डिग्री पर। ऊपर नीचे कर दीजिएगा तो फिर ऊपर नीचे हो जाएगा। तो दो परिभाषा है, या तो उससे नापिए या फिर इससे नापिए कि 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जो पानी होगा उसका मास 1 किलो होगा। दो ही डिफिनेशन है। कई बार मैं पूछता हूं तो लोग अनाप शनाप जवाब दे देते हैं, कहते हैं कि 1 किलो क्या है, 1 किलो तो कहीं मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। वो 1 किलो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसमें त्रुटि हो सकती है। लेकिन इन दोनों में कोई त्रुटि होने की संभावना नहीं, परफेक्ट है। ठीक है। जैसे गांव सब में देखेंगे जब जमीन की मेजरमेंट होती है तो कई बार पेंच फंस जाता है कि यहां से नहीं वहां से नापो, यहां से नहीं वहां से नापो। तो एक देखिएगा सरकारी पिलर होता है, देखा है कभी? गवर्नमेंट का पिलर होता है, माने वो बहुत स्टेब्लिश्ड पिलर होता है, वहां से फिर मेजरमेंट करके लाया जाता है, उसी को फिर सत्य मानेंगे लास्ट में, और फिर वहां से जो मानक आता है उसको सही मानते हैं। ठीक है। आगे चलेंगे। अब इसको देखिए, द्रव्यमान के जो अन्य मात्रक हैं, जैसे हेम्योपैथी की दवाओं को कोई बेचता है तो औंस में बेचता है। 1 औंस मतलब 28 ग्राम, 28.35 ग्राम। 1 पाउंड मतलब 16 औंस। 1 किलोग्राम मतलब लगभग 2.25 पाउंड से थोड़ा कम। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम। इस सबको मोजमानी याद रखिए। आगे चलेंगे। एसआई पद्धति में समय का मात्रक सेकंड होता है। अब सेकंड क्या है, 1 सेकंड क्या है, ये भी तो एक बात है कि कैसे पता करेंगे कि 1 सेकंड कैसे होगा। फिर जवाब वही आएगा, घड़ी में जो एक सुई ऐसे घूम जाता है तो 1 सेकंड नहीं है वो 1 सेकंड। हो सकता है कि वो सुई 1 सेकंड से कम में घूम जाता हो, थोड़ा कम में। हो सकता है कि 1 सेकंड से ज्यादा में घूम जाता होता भी है। पेंडुलम वाले घड़ी में आप देखेंगे जब सुई स्लो चलती है तो घड़ी या तो स्लो हो जाता है या फास्ट हो जाता है, नहीं होता है बैटरी वाली घड़ी, तो इसीलिए होता है। तो 1 सेकंड की डेफिनेशन है वह समय अंतराल जिसमें सीजियम 133 का जो परमाणु है वह 9 करोड़, अब एक बार देख लीजिए, इकाई दाहें सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह जो भी डेटा है एक बार दोबारा मिलाते हैं। सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 9 अरब। सीजियम 133 का परमाणु 9 अरब से ज्यादा दोलन, जितना डाटा लिखा हुआ है, पूर्ण करता है। 9 अरब बार जितने टाइम में कांप जाता है उसको 1 सेकंड कहते हैं। 1 सेकंड में 9 अरब बार कांप जाता है। क्या स्पीड रहती होगी, कल्पना करके देख लीजिए। कुछ आई बात समझ में? एससी वर्मा का फिजिक्स खरीदिए 11वीं का, कभी उसमें पढ़िए, सब लिखा हुआ है। ये सारी बातें वहां वहां से ली गई हैं। ठीक है। तो ये डाटा है, ये कितना शार्प डाटा होगा, इसमें कोई ऊपर नीचे की गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। सीजीएम से तय करते हैं। समय के अन्य मात्रक क्या क्या है? 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटा में 3600 सेकंड, 1 दिन में 86,400 सेकंड, 1 सप्ताह में 7 दिन, 1 चंद्रमास में 4 सप्ताह या 28 दिन होते हैं।
लूनर मंथ में। सौर मास में 30 या 31, जबकि फरवरी 28 या 29 दिन होता है उसमें। एक साल में 365 दिन होते हैं, अथवा 12 सौर मास होते हैं, या 13 चंद्रमास और एक एक्स्ट्रा दिन होता है। इस सबको याद रखिएगा। उसके बाद एक लीप ईयर में फरवरी क्या होता है, 29 दिन का होता है, और लीप ईयर में साल में 366 दिन होते हैं। लीप ईयर पता करना हो तो यदि वह शताब्दी नहीं है तो अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देके पकड़ सकते हैं उसको। जैसे मान लीजिए 2012, 2012 को 4 से भाग दे दीजिए, कट गया तो लीप ईयर है। लेकिन यदि 00 वाला वर्ष है, जैसे 2000, 3000, 1600 ऐसे वर्ष हैं, तो 400 से कटना चाहिए, 400 से कटना चाहिए, तब जाके वो लीप ईयर होगा। ठीक है। जैसे 2100 है तो 2100 ईस्वी लीप ईयर होगा कि नहीं होगा? 2100 होगा? नहीं होगा, क्योंकि शताब्दी वाले वर्ष को 400 से भाग दीजिए तो 400 से 2100 नहीं कटेगा, लेकिन अन्य वर्षों को 4 से भाग दीजिए, लीप ईयर क्लियर हो जाएगा। एम्पियर, एसआई के अंतर्गत विद्युत का मात्रक एम्पियर होता है, यह सबको पता होना चाहिए। अब कुछ विशेष मापक यंत्र हैं यहां पर, इसको बिल्कुल याद रखना चाहिए। बैरोमीटर से दाब मापते हैं, हाइड्रोमीटर से सापेक्षिक घनत्व मापते हैं, हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं, मैनोमीटर से गैसों का दाब मापते हैं, गैल्वेनोमीटर से सापेक्षिक घनत्व मापते हैं विद्युत धारा की, ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, एनीमोमीटर वायु की गति मापते हैं, ए मीटर विद्युत धारा, वोल्ट मीटर विभवांतर, पायरोमीटर उच्च तापमान, पायरोमीटर से सूर्य का तापमान नापते हैं, ध्यान रखिएगा, पायरोमीटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापते हैं, थर्मामीटर तापमान, लैक्टोमीटर दूध का अपेक्षिक घनत्व, कैरेटोमीटर कैरेट में सोना नापते हैं, सबको याद रहना चाहिए। उसके बाद है स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर लगाता है, जिसको आला कहते हैं, उसी हृदय की ध्वनि को सुनते हैं। स्फैग मैनोमीटर ब्लड प्रेशर को नापते हैं। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता को लक्स में नापते हैं, ध्यान रखिएगा। सोनार साउंड एम्प्लीफिकेशन, नेविगेशन एंड रेंजिंग, समुद्री गहराई को नापते हैं सोनार से, समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाते हैं। अल्टीमीटर ऊंचाई मापते हैं। फैदोमीटर समुद्र की गहराई नापते हैं। स्पीडोमीटर चाल मापते हैं। ओडोमीटर जो मोटरसाइकिल या कार में जो मीटर लगा होता है स्पीडोमीटर, उसको क्या बोलते हैं? ओडोमीटर, जो स्पीड दिखाता है। तो ओडोमीटर के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। फोनोमीटर चुंबकीय तरंग की आवृत्ति नापते हैं। ऑक्सेनोमीटर पौधे की वृद्धि दर को नापते हैं, ऑक्सीजनोमीटर में ऑक्सीजन का लेवल देखते हैं। टैकोमीटर हवाई जहाज और मोटर नावों की गति को टैकोमीटर से नापते हैं, मैक नंबर में नापते हैं, याद रखिएगा। अगला है एक्टीमीटर, सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापते हैं। एरोमीटर गैस के घनत्व और भार को मापते हैं। इतना मीटर यदि याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, तो कहां से क्वेश्चन पूछेगा। तो आज के टॉपिक में, आज के क्लास में इन्हीं तथ्यों तक हम कक्षा लेने के पक्ष में थे। अगले कक्षा में देखेंगे यांत्रिकी। आपका कार्य रहेगा कि आप इस समस्त टॉपिक को क्लास के बाद बिल्कुल फेयर बनाकर लिख लें, जितना मैंने लिखवा दिया है उसके आगे इसको लिख लें, याद कर लें, कल पूछेंगे दोबारा, और फिर देखेंगे कल कौन सा विषय शुरू करते हैं, ज्योग्राफी होगा या फिजिक्स होगा, कल तय करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूं। क्लास कैसी रही, समझ में आया कि नहीं आया फिजिक्स, कोई बता दे मुझे इसमें से। ठीक रहा? इसको थोड़ा सा देखते रहिएगा। हाँ अर्चना जी कहिए। ठीक है, देखिए अलजेब्रिक सम, ठीक है, अलजेब्रिक सम, ज्योमेट्रिक सम, और दो था। एक बार मैं दोबारा से दिखा देता हूं, फिर क्लास को समापन देंगे, तभी अभ्यर्थी देख लेंगे, बहुत इजी है, विस्तार से ही देख लेते हैं इसको। देखिए, जैसे इतना तो तय हो चुका है, पहचान जाएंगे कि अदिश कौन सा है, सदिश कौन सा है, ब और व के ट्रिक से ही पकड़ लेंगे बहुत हद तक। अब जैसे हम दो कैलकुलेशन करके देखते हैं, इतना याद रखिए कि जो अलजेब्रिक कैलकुलेशन है, अलजेब्रिक एडिशन लॉ है, इसको पहले समझ लीजिए। अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? बचपन से जो आपने जोड़ना सीखा है वो अलजेब्रिक है। ठीक है, जैसे जोड़ जो हमने सीखा है, जैसे 2 + 3 5, 10 + 15 25, इसको अलजेब्रिक कहते हैं। अलजेब्रा के हिसाब से जोड़ते हैं इसको, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को, सबसे इजी है ये। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास 2 किलोग्राम चावल है, 2 किलोग्राम चावल है, और दूसरे के पास 5 किलोग्राम चावल है, तो 7 किलोग्राम हुआ।
7 किलोग्राम हुआ। इसको बोलते हैं अलजेब्रिक। इसमें तो कोई डॉट होना ही नहीं चाहिए, ये बहुत सिंपल है। बचता है ज्योमेट्रिक लॉ ऑफ एडिशन, इसको समझने की जरूरत है। ज्योमेट्रिक लॉ, देखिए जैसे सपोज कीजिए कि एक आदमी इधर जा रहा है, एक्स अक्ष पर जा रहा है। रोड जो होता है एक्स अक्ष पर ही होता है, और सर पर कुछ भार लिए हुआ है ऐसे। तो जो सामान का वजन होगा वो नीचे की तरफ पड़ेगा। जैसे हम अपने सर पर एक कोई भारी चीज उठा लें तो सर नीचे की ओर दबेगा, लेकिन हम जा रहे हैं ऐसे, तो दो दिशा हुई, सामान का भार नीचे पड़ा और जा रहा है इधर। तो जो बल होता है, बल न इधर जा रहा लग रहा होता है, न बल पूरा पूरा इधर लग रहा होता है। बल लग रहा होता है ऐसे बीच में कहीं पर। मेरी बात आ रही है समझ में जो मैं कह रहा हूं? जब दो तरह के फोर्सेस लगते हैं, दो तरह के बल लगते हैं, तो उसका जो समतुल्य बल होता है वो ना ऊपर से नीचे आता है, ना दाएं से बाएं जाता है, वो बीचों बीच निकलता है। ठीक है? तो ऐसे राशियों को कैसे गणना करें? इसके लिए एक सूत्र है, रिजल्टेंट बराबर परिणामी बल बराबर या परिणामी राशि बराबर, सूत्र है पहला राशि का स्क्वायर प्लस दूसरा राशि का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये सूत्र है उसका। अब ये सूत्र प्रूव किया हुआ है, कभी बता देंगे कैसे प्रूव करते हैं, इजी है काफी, आप इतना जान लीजिए। अब इसमें कैसे निकालते हैं, कैसे पता करें थीटा क्या है? तो थीटा को ऐसे पता करते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक मनुष्य ने, एक कुली है जो सामान उठा के चल रहा है, तो सामान आता है ऊपर से नीचे इस तरह से, तो सामान का लाइन हो गया ये। अब आदमी जा रहा है ऐसे पृथ्वी पर, व्यक्ति के चलने की दिशा ये हो गई। इन दोनों के बीच कितने का एंगल बना? पूरा 90 डिग्री। एंगल ऐसे पता किया जाता है, या तो आपको एंगल दिया रहेगा, या नहीं दिया है तो कोई क्लू दिया रहेगा, पकड़ लेंगे एंगल कैसा होगा। जैसे बारिश हो रही है, तो बारिश यदि तिरछा हो रही है तो लिख देगा कि बारिश 45 डिग्री पर हो रही है, तो एंगल मिल गया। यदि एंगल पता नहीं है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ क्लू छोड़ा होगा। जैसे कुली वाले सवाल में यही क्लू है कि सामान नीचे भार दे रहा है और कुली सीधा चल रहा है। एक डंडा नीचे बनाइए और एक सीधा बनाइए, 90 डिग्री बनेगा। कॉस थीटा का मान होगा cos 90। सबको पता है कि cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। जब cos 90 को 0 मान लेंगे तो 2ab से cos 90 को गुना करेंगे तो 2ab गुने 0, ये पूरा 0 हो गया, कट गया, समाप्त हो गया। तो इसीलिए एक मोटा मोटा फॉर्मूला बनाया गया है कि यदि एंगल 90 ही हो तो आर बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ये फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, ये फॉर्मूला बनाया गया है डिराइव करके। अब मान लीजिए कि ये बल हो 3 न्यूटन और ये बल हो 4 न्यूटन, तो आर बराबर √3² प्लस 4²। रूट के अंदर में 9 प्लस 16, रूट के अंदर 25, वर्गमूल निकालेंगे 5 हो जाएगा। तो आर का मान 5 होगा, परिणामी बल। ऐसे निकालते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। ये मैक्सिमा भी है, मैक्सिमम इतना फोर्स लग सकता है, ये मैक्सिमा का भी फॉर्मूला है। ठीक है? मिनिमा का फॉर्मूला क्या होगा? तो जब कॉस थीटा का मान क्या होगा? थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, तो मिनिमम पर आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं इस सवाल को। अलजेब्रिक में तो कुछ नहीं है, सीधा सीधा जुड़ जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यदि क्लास को विराम दिया जाए, आप लोग पूरा लिख के मुझे कॉपी दिखाएंगे, कल इस पर चर्चा करेंगे, कल क्या करना है फिर। शुभरात्रि। हाँ, ये पीडीएफ मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ, ऑन में है। सभी अपने कॉपी का फोटो खींचकर मुझे भेजें कि हमने लिखा है। मैंने शेयर कर दिया है, चला गया है ग्रुप में। क्लास को ओवर कर देते हैं। शुभ रात्रि।